भाइयों, मैं स्वागत करता हूं विवेक चौधरी आपके अपने YouTube चैनल एसएससी के तूफान पर। हिंदी की अब तक जो 2 क्लास हो चुकी हैं उन पर कुछ प्रश्न हमने बनाए हैं जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनका रिवीजन जरूर कर लें। तो चैप्टर का नाम था हिंदी भाषा का विकास व उसकी बोलियां, और उस पर आधारित प्रश्न दिए जा रहे हैं, आपको उनका अध्ययन करना जरूरी है। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आप सभी जानते होंगे कि सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। उसका आंसर क्या है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? तो उसका आंसर है हिंदी। हिंदी जो है वो भारत में सबसे अधिक बोली जाती है और वो हमारी राजभाषा भी है। चलें अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। कौन सी बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो पिछली क्लास में हमने बोली का अध्ययन किया था, उसमें बताया भी था कि कौन सी बोली हिंदी के अंतर्गत आती है और कौन सी नहीं आती है। तो हिंदी को जो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था और उनको उन 18 बोलियों में डिवाइड किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है कि हिंदी के अंतर्गत कौन सी जो है बोली नहीं आती। फर्स्ट ऑप्शन है कन्नौजी, सेकंड है बांगरू, और तीसरी है अवधी, चौथी है तेलुगु। तो इनमें से जो है 3 बोलियां हैं और एक भाषा है, तो वो भाषा ही उसका आंसर है। कौन सी है वो? तेलुगु। तेलुगु जो भाषा है वो उसका आंसर हो गया। कन्नौजी, बांगरू और अवधी जो है तीनों ही हिंदी की बोलियां हैं। कन्नौजी किस क्षेत्र में आती है? बांगरू किस क्षेत्र में आती है? बांगरू जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और जो तेलुगु है वो एक बोली नहीं है, वो एक भाषा है, इसलिए इसका आंसर तेलुगु हुआ। थर्ड क्वेश्चन, भारत में आप हिंदी को किस वर्ग में रखोगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे? क्या आप राजभाषा में उसको रखोगे, राष्ट्रभाषा में रखोगे, विभाषा या तकनीकी भाषा? तो 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा मिला, इसलिए इसका आंसर राजभाषा हुआ। इसलिए इसका आंसर राजभाषा हुआ। राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि इसमें अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो साउथ की एरिया है जो भारतवर्ष में, वो हिंदी का ज्ञान नहीं रखते, इसलिए उसको राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया, राजभाषा ही रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में, ये शायद क्वेश्चन डबल हो गया है पर ऑप्शन इसके अलग हैं। ओके कोई नहीं, मैं इसके क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या क्वेश्चन रहा होगा ये। लिपियों का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इसका ये है कि भारत में अधिकतर भाषा किस लिपि में आती हैं? भारत में अधिकतर भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर देना है शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत अधिकतर भाषा जो है वो ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आती है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा, वो पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, और उसका सही आंसर है देवनागरी लिपि में। 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था तभी इसको राजभाषा और तभी उसकी लिपि जो है मानी गई थी, वो देवनागरी लिपि मानी गई थी। हिंदी की जो हमारे देश की लिपि है वो देवनागरी लिपि है, जो बाईं साइड से लिखी जाती है। जबकि उर्दू की कौन सी है, ये नोट कर लीजिए कि उर्दू भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? वो है फारसी लिपि।
और वो लिखी जाती है दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर उर्दू फारसी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है। गुरुमुखी, गुरुमुखी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? वो आती है पंजाबी भाषा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो भारत में जो 4 तरह के परिवार थे, भारत में जो 4 तरह के परिवार थे वो कौन कौन से थे? पहला भारोपीय परिवार, सेकंड द्रविड़ परिवार, ये परसेंटेज के हिसाब से बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा भारोपीय परिवार, दूसरा द्रविड़ परिवार जो 23% लोग इसको यूज करते हैं और 75% इसको यूज करते हैं, भारोपीय परिवार के अंतर्गत आते हैं। आस्टिक जो है वो 1.7% था और चीनी तिब्बती जो है 0.3% था। तो अब इसका आंसर बताइए कि हिंदी भाषा जो है वो किस परिवार के अंतर्गत आती है? तो उसका आंसर क्या होगा? भारोपीय परिवार, क्योंकि कुछ मध्य एशिया में आर्य लोग रहते थे और उनमें से कुछ लोग जो है यूनान चले गए और कुछ लोग भारत आ गए ईरान के रास्ते होते हुए, इसलिए दोनों को मिक्स करेंगे तो भारोपीय परिवार इसका आंसर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका फर्स्ट आंसर तो हिंदी हुआ, लेकिन ऑप्शन में देखते हैं कि हिंदी है या नहीं। पहला ऑप्शन है गुजराती, उड़िया, मराठी और सिंधी। तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप सुनो, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाओं का अध्ययन होता है? केवल 2 हैं वो, एक तो है हिंदी, एक तो हिंदी आती है देवनागरी लिपि में और दूसरी आती है मराठी। तो जो ऑप्शन में है वही इसका आंसर होगा, मराठी। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ मराठी। अगला क्वेश्चन 8वां, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं जो हैं वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं? पहला ऑप्शन है भारोपीय परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा ऑस्ट्रिक एंड चौथा है चीनी तिब्बती। तो ये सभी कौन सी भाषाएं हैं? ये सभी साउथ की भाषाएं हैं। ये जो सभी हैं वो साउथ की भाषाएं हैं और सभी साउथ की भाषाएं जो आती हैं वो द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसका आंसर द्रविड़ परिवार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसमें आपने सुना होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य की रचना की। महावीर प्रसाद जो थे द्विवेदी, उन्होंने गद्य पद दोनों की रचना की और अमीर खुसरो ने अपनी रचनाएं भी खड़ी बोली में लिखी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या उन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। तो इसमें आपका आंसर क्या हो सकता है? इसमें देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी ऑप्शन में, अमीर खुसरो है और सदल मिश्रा है। सदल मिश्र और इसका आंसर भी सदल मिश्र है, क्योंकि अति महत्वपूर्ण जो खड़ी बोली को आगे का उसका विकास किया था वो सदल मिश्र ने अति उसमें योगदान दिया था, इसलिए इसका आंसर सदल मिश्र होता है। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, भाषा का मूल या प्रारंभिक रूप कौन सा है? भाषा क्या है? पहला आप सुने कि भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके जरिए से हम दूसरों के या अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचार हम ले सकते हैं, चाहे वो बोलकर हो चाहे वो लिख कर हो। तो इसलिए भाषा का मूल और प्रारंभिक रूप कौन सा है? तो मूल मतलब जो स्टार्टिंग होता है, तो भाषा का मूल रूप क्या हो सकता है? वो ऑप्शन पढ़ के देख लीजिए कौन सा हो सकता है। क्या बच्चा शुरू में लिख सकता है? नहीं। क्या वो टेक्निक यूज कर सकता है? नहीं। और तीसरा है मौखिक रूप, क्या वो बोल के बता सकता है? हाँ, इसका आंसर मौखिक रूप ही सही हुआ।
तो ये भाषा का जो मूल रूप है, प्रारंभिक रूप है, वो है मौखिक रूप। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा की मान्यता कब मिली? ये पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि इसकी राजभाषा की मान्यता कब मिली। तो आप सभी जानते होंगे 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। इसी वजह से इसी दिन को 14 सितंबर को भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है, तो कौन सी पत्रिका थी वो जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी और वो खड़ी बोली में लिखी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य की रचना की थी, अभी बताया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है खड़ी बोली में गद्य व पद दोनों की रचनाएं विकसित की हैं। गद्य व पद दोनों लिखने स्टार्ट किए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो वो कौन सी पत्रिका थी? वो थी सरस्वती पत्रिका। किस वर्ष प्रकाशित हुई थी वो? 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका संपादित हुई थी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है 13, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? अब मध्यकाल को आप जाना पड़ेगा कि मध्यकाल कहां पर था भारतवर्ष में। मध्यकाल में किसका शासन था भारत में? वो था मुगलों का शासन। और मुगलों ने जो है अपनी राजभाषा फारसी को घोषित किया हुआ था, इसलिए इसका आंसर मध्यकाल में जो राजकाज की भाषा जो मान्यता मिली हुई थी वो कौन सी थी? फारसी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के किस आर्टिकल्स के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित हुई? तो आप इसको जानते ही होंगे कौन सा आर्टिकल्स था वो था आर्टिकल 343 अर्थात 343 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? अच्छा, मूल क्या होता है? मूल होता है स्टार्टिंग पॉइंट उसका। तो आर्य भाषा का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो हमने आपको क्रम में लिखवाया हुआ है। पहले लौकिक संस्कृत, पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश, और उसके बाद हुआ हिंदी का विकास, फिर आई हिंदी। तो इसमें आप खुद ही समझ लीजिए कि कौन सी है आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है, लौकिक होगी या वैदिक होगी? तो इसका आंसर है वैदिक संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो हिंदी की जो मानक होते हुए उसकी मान्यता मिली थी वो किससे मिली थी? वो खड़ी बोली से मिली थी। इसलिए मानक हिंदी का विकास जो है वो खड़ी बोली से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था कि मुगल मध्यकाल में मुगलों का शासन था भारत में और उन्होंने अपनी राजभाषा को फारसी बना दिया था और फारसी ने जो है हिंदी पर काफी ज्यादा इफेक्ट डाल दिया था, जिससे हिंदी का थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ था। इसीलिए इसका आंसर मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? वो है फारसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है? हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो हिंदी की जो बोली है वो कितनी है? बोलियों की संख्या तो है 18, लेकिन उनको कितने सब कैटेगरी में बांटा गया है? उसको बांटा गया है 5 वर्गों में।
तो इसलिए इसका आंसर हुआ 5। शायद ऑप्शन में नहीं है, चलिए देखते हैं नीचे है क्या। हाँ नीचे है, तो इसका आंसर हुआ 5। तो वो कौन कौन सी 5 सब कैटेगरी हैं? पहली पूर्वी हिंदी, दूसरी बिहारी हिंदी, तीसरी पश्चिमी हिंदी, चौथी राजस्थानी हिंदी, पांचवी पहाड़ी हिंदी। तो जो हिंदी की ये उपभाषाएं हैं वो है 5, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी एंड पहाड़ी हिंदी। तो इसमें पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आती हैं वो 3 बोली आती हैं, बिहारी के अंतर्गत भी 3 बोली आती है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5, राजस्थानी के अंतर्गत 5 और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं केवल 2। इस प्रकार कुल मिलाकर 18 हो जानी चाहिए। 3 3 6 5 11 5 16 तो 18, ठीक है। इसलिए 18 बोलियां हैं। वो कौन कौन सी है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत? कौन कौन सी बताई थी आपको? ABC, अर्थात अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? वो है 3 MMB, मैथिली, मगही और भोजपुरी। तीसरी है भोजपुरी। पश्चिमी हिंदी को याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी, वो क्या आंसर था उसका? कब कब है, कब कब है, अर्थात के से कौरवी, जिसको खड़ी बोली नाम दिया गया है, बी से ब्रज, के से कन्नौजी, बी से बुंदेली, एच से हरियाणवी। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू। और फिर राजस्थानी में थी JMMB, JMMB। जे से जयपुरी, M से मेवाती, फिर M से मारवाड़ी, M से मालवी और B से भीली। पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी थी? वो थी कुमाऊनी और एक गढ़वाली, जो टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मेवाती, मेवाती व मारवाड़ी बोली हिंदी के किस वर्ग की बोलियां हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में क्लियर कराया था राजस्थानी हिंदी पढ़ाते समय कि JMMB मतलब जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी। तो मेवाती व मारवाड़ी बोली जो है वो किस वर्ग की बोलियां हैं? वो है राजस्थानी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आता है 20। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी की एक बोली है जो अधिकतर पश्चिमी यूपी है उसमें बोली जाती है, और इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो है हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर में कौन निवास करते थे? कौरव। इसलिए खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है उसका आंसर क्या हुआ? कौरवी। इसको कौरवी नाम भी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 21 क्वेश्चन। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? अवधी जो है जिसका उदय एक विशेष क्षेत्र से हुआ है, उसका मेन जिला या मेन जनपद कौन सा है? तो उसका आंसर है अब अयोध्या। उसका आंसर है अयोध्या। जैसे कि ब्रजभाषा का अभी पूछने लगे कि ब्रजभाषा का केंद्र स्थान बताइए, तो उसका आंसर आप दोगे कि वो है मथुरा। अवधी का अयोध्या, अवधी का अयोध्या, और खड़ी बोली का हस्तिनापुर, खड़ी बोली का हस्तिनापुर। और यदि जिला पूछा जाए तो वो है मेरठ, हस्तिनापुर मेरठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन
नंबर है 22वां, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? तो हिंदी का विकास जो क्रमिक विकास में पढ़ाया था वो आपको सबको याद होगा कि पहले क्या आई थी? लौकिक, पहले आई थी वैदिक संस्कृत और उसके बाद आई लौकिक संस्कृत, उसके बाद कौन सी आई? पाली, पाली के बाद आई प्राकृत और प्राकृत से हुआ अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आई हिंदी। तो इसी हिसाब से इसका आंसर क्या होता है? पाली प्राकृत भाषाएं जो हैं वो किससे विकसित होकर आई थी? पाली प्राकृत जो है वो किससे विकसित होकर आई थी? वो आई थी लौकिक संस्कृत से। अब इसमें लौकिक संस्कृत तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? उससे जस्ट पिछले वाले पे चले जाइए, उसका आंसर होगा वैदिक संस्कृत। यदि ऑप्शन में लौकिक संस्कृत होता तो उसका आंसर लौकिक आंसर होता। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत है। इसमें दो क्वेश्चन और आते हैं कि महात्मा बुद्ध के उपदेश किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं पाली के अंतर्गत, और महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं प्राकृत के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? और इसका आंसर है शंभु। महर्षि शंभु जो है वो अपभ्रंश के सबसे पहले महाकवि माने गए हैं। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा जो बनी थी वो अलग साल में थी, राजभाषा जो अधिनियम था वो अलग सन में पारित हुआ था। तो राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आंसर है 1963, 1963 में इस अधिनियम को पारित किया गया था। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनी। 26 जनवरी 1950 को 22 भाषाएं भारतीय संविधान में शामिल हुई। 26 जनवरी 1950 को 22 भाषाएं संविधान में शामिल हुई। 1950 में जो हुई थी वो 14 भाषाएं सम्मिलित हुई थी। 14 भाषाएं सम्मिलित हुई थी। 1967 में जब उसका पहला संशोधन हुआ था, 21वां संशोधन संविधान का, उसमें एक भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद एक संशोधन और हुआ, उसमें 3 भाषा जोड़ी गई। फिर उसके बाद एक संशोधन 2003 में हुआ, जो 92वां संशोधन था उसमें 4 भाषा जोड़ी गई। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 22 भाषाएं अब वर्तमान समय में है। तो जो राजभाषा के अकॉर्डिंग एक अधिनियम पारित हुआ था वो 1963 में पारित हुआ था। इस सन को ठीक से याद कर लीजिए, क्योंकि मिलते जुलते क्वेश्चन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? पहला संशोधन राजभाषा में पहला संशोधन कब हुआ? वो कब हुआ था? 1967 में। 1967 में। संविधान का वो कौन सा संशोधन था? वो था 21वां संशोधन। वो था 21वां संशोधन। इस संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था? राजभाषा अधिनियम में उसमें एक भाषा संविधान में और जोड़ी गई थी। वो कौन सी भाषा थी? सिंधी। सिंधी भाषा को जोड़ लिया गया था। 14 भाषाएं सम्मिलित की गई थी स्टार्टिंग में, उसके बाद एक सिंधी और जोड़ ली गई थी। पहला संशोधन था 1967 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर सही बच्चे जानते होंगे। वाल्मीकि कृत रामायण एवं व्यास कृत महाभारत। रामायण जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। महाभारत जो लिखा था वो लिखा था वेद व्यास ने। तो जो किस भाषा में लिखे गए हैं आप सभी जानते हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, और इसका आंसर है संस्कृत। इसका आंसर है संस्कृत। अगला क्वेश्चन, कृष्ण काव्य की भाव संपदा, कृष्ण काव्य की भाव संपदा किस भाषा में व्यक्त हुई है? जो कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? मथुरा से। और मथुरा में कौन सी भाषा या कौन सी बोली बोली जाती है? वो है ब्रज भाषा। तो इसका आंसर क्या हुआ? कृष्ण काव्य की जो भाव संपदा है वो ब्रज भाषा के अकॉर्डिंग में उसमें लिखी जाती है, उसमें व्यक्त की जाती है। और भगवान राम जो है वो अवध क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो इसलिए उनका जो वर्णन अधिकतर आता है वो अवधी भाषा में देखने को मिलता है।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की, वो किस भाषा में लिखा? अवधी भाषा में। उसमें भगवान श्री राम का पूरा वर्णन किया गया है, इसलिए कृष्ण जो है वो मथुरा ब्रजभाषा से संबंधित है, राम अवधी भाषा से। चलिए अगला क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है शब्द। शब्द तो कुछ बड़ा होकर जाएगा क्योंकि कई वर्णों से मिलकर बन सकता है, दो या दो से अधिक वर्णों से बने उसको शब्द कहते हैं। वाक्य किसको कहते हैं? वाक्य तो उससे भी ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि कई शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे राम जाता है, इसमें 3 शब्द आ गए, राम जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सी ऑप्शन, ध्वनि। ध्वनि को दूसरा नाम वर्ण दिया गया है, तो इसका सही आंसर यही होता है, ध्वनि। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है, ध्वनि। 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन 29, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है? जो ऑफिशियल वर्क होते हैं उसमें कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? क्या वो राष्ट्रभाषा कहलाती है, क्या वो मानक भाषा कहलाती है, क्या वो राजभाषा कहलाती है, या लोक भाषा कहलाती है? देखिए इसका आंसर सोच के बता दीजिए। इसका आंसर सीधा सीधा आंसर है कि राजकीय कार्यों में जो भाषा प्रयोग होगी वो राजभाषा ही होगी। राज के कार्यों में राजभाषा का प्रयोग होगा। मानक भाषा क्या होती है? जब किसी को मान्यता मिल जाती है, किसी भाषा को मान्यता मिल जाए तो उसको मानक भाषा कह सकते हैं। राष्ट्रभाषा पूरे देश की भाषा, और हमारे देश में पूरे देश की तो भाषा है नहीं हिंदी, साउथ में कुछ अलग अलग भाषा बोली जाती है। लोक भाषा क्या होती है? जनमानस की भाषा, जो कहीं कहीं पर छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग भाषा का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 आता है। 30 क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी का विकास क्रम क्या है? हिंदी का विकास, सही से विकास क्रम बता दीजिए, इसका क्या है? सबसे पहले इनमें से क्या आया? संस्कृत भी 2 तरह की थी, एक वैदिक एक लौकिक, लेकिन इसमें वैदिक और लौकिक का कोई वर्णन नहीं है इस ऑप्शन में, तो संस्कृत को ही प्रधानता दी जाएगी, संस्कृत। चलिए ये क्वेश्चन तो हुआ गलत क्योंकि इसमें संस्कृत स्टार्टिंग में नहीं है। अब ऑप्शन बचे 2। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा का उदय हुआ? पाली का। इसका ऑप्शन ये रहा, संस्कृत, फिर आई पाली, और उसके बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। ठीक है, तो इसका हिंदी का जो सही विकास क्रम है ये सही है। अगला क्वेश्चन नंबर है 31। कौन बिहारी हिंदी की बोली है? कौन बिहारी हिंदी की बोली है? तो बिहारी हिंदी की क्या लिखवाई थी, क्या शॉर्ट ट्रिक लिखवाई थी? उसकी लिखवाई थी एमएमबी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में इसमें है। बिहारी हिंदी की बोली है तो इसमें सही आंसर है मगही। बुंदेली किसके अंतर्गत आती है? बुंदेली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अवधी किसके अंतर्गत आती है? अवधी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और बघेली किसके अंतर्गत आती है? बघेली भी पूर्वी के अंतर्गत आती है। ABC अवधी में 3 लिखवाई थी, ABC अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन। कौन सी एक भाषा है? इनमें से कौन सी एक भाषा है? मेवाती क्या है? मेवाती एक बोली है। कहाँ की बोली है? राजस्थानी हिंदी की एक बोली है, इसलिए इसका आंसर तो नहीं होता। पाली क्या है? पाली एक भाषा है जिसका उदय लौकिक संस्कृत से हुआ है। मारवाड़ी क्या है? वो भी राजस्थानी हिंदी की एक बोली है। राजस्थानी हिंदी की एक बोली है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। तो इनमें से कौन सी एक भाषा सिद्ध हुई? वो पाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 33
क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप सभी को याद है, इसका तो आंसर बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस देश में हिंदी भाषा बोली तथा लिखी जाती है? ये 4 देश दिए गए हैं, ये 4 देश दिए गए हैं और इसमें कौन से देश में हिंदी भाषा बोली तथा लिखी जाती है? ऑप्शन है श्रीलंका, तेलुगु का इस्तेमाल होता है, मॉरिशस, ईरान, ईरान में फारसी का प्रयोग किया जाता है। तो भारत के अलावा कौन सा देश जो है जिसमें हिंदी भाषा बोली तथा लिखी जाती है? और इसका सही आंसर है मॉरिशस, क्योंकि इसको दूसरा भारत कहा जाता है। मॉरिशस को दूसरा भारत कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक नेपाल भी है जिसमें हिंदी का यूज होता है, नेपाल ऑप्शन में नहीं था। मॉरिशस और उसके बाद नेपाल। क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड होती है और आपका पहला चैप्टर हिंदी का विकास और उसकी बोलियां कंप्लीट हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो मैंने सभी इसको लिखवा दिया है। आप इसका रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। आपको ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।